ध्यान। वैक्सीन से पहले करें रक्तदान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे रक्तदान कब करें कब नहीं करें, वैक्सीन से पहले या बाद में। आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लाजमी है हर कोई कोरोना से बचाव में लगा है, ये जरूरी भी है। पर एक और बात जरूर है जो साथ में ही पूरी होनी चाहिए, रक्तदान की। वैसे रक्तदान महादान है, ये बताने की जरूरत नहीं है, जागरूक भी तमाम लोग हैं इसे लेकर। लेकिन कोरोना के इस दौर में, या कहें कि ब्लड डोनेशन की रफ्तार अब इस दौर में काफ़ी धीमी पड़ गई है। लोग वैक्सीनेशन में लगे हैं या अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग ब्लड डोनेशन काफ़ी कम कर रहे हैं और रक्तदान से कतरा रहे हैं। ताकि ये ज़रूरी है कि आप रक्तदान करते रहें ताकि किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की कमी ना हो। और आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे रक्तदान कब करें, वैक्सीन से पहले या बाद में। तो रक्तदान कब किया जाए ये समझेंगे और आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, विशेषज्ञ जुड़े हैं। डॉक्टर रवि दारा कंसल्टेंट हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, डॉक्टर एस अग्रवाल राजस्थान हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और धीरज भटनागर वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर एस अग्रवाल, आपके पास आ रहा हूं सर मैं। कोरोना की लहर पहली या फिर दूसरी, दोनों लहरों की बात करें, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, बैठ गया है एक भय। लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में हम जिस मुद्दे को लेकर आज बात कर रहे हैं सर, रक्तदान को लेकर, अस्पताल नहीं जाया जाएगा तो रक्तदान कैसे करेंगे, और रक्तदान सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रक्तदान के लिए अस्पताल के अंदर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हर अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक होता है रक्तदान के लिए, और वो एक अलग से जगह होती है, और वह इस प्रकार से होती है कि वहाँ कोरोना संक्रमित लोगों का वहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती है और वहाँ आते भी नहीं है। अंदर जिस भी व्यक्ति को प्रवेश ब्लड बैंक के अंदर दिया जाता है उसकी पहले एक स्क्रीनिंग होती है, और उसके बाद उसको एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें उसकी सब चीजें और पूरी जानकारी ली जाती है। उसके बाद ही उसको ब्लड बैंक के अंदर प्रवेश किया जाता है और ये टोटल सेफ है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि रक्तदान इस वक्त बहुत आवश्यकता है। इस आपदा के अवसर में रक्तदान महादान होता है, और जो पर्टिकुलरली रेगुलर जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जो अपने ब्लड बोर्न डिजीज के पेशेंट्स हैं, और इसके अलावा भी जो रेगुलर अपने डिलीवरी वगैरह, गर्भ वगैरह जो इनके होते हैं, इन लोगों को, इन व्यक्तियों को लगातार ब्लड की नियमित रूप से आवश्यकता रहती है। उनको भी ब्लड की आवश्यकता अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर जो सबसे ज्यादा रक्तदाता होते हैं वो रक्तदाता 18 बरस से लेके और 45 बरस की उम्र तक के होते हैं। और इस उम्र के अंदर अगर अपने 1 मई से जो रजिस्ट्रेशन होके और टीकाकरण चालू हो जाएगा, तो टीकाकरण के करने के बाद 28 रोज तक वह रक्तदान नहीं कर सकता है। इसलिए टीकाकरण में एक पहला टीकाकरण और टीकाकरण दूसरा टीकाकरण, तो ये 2 माह के 3 माह की ये जगह हो गई, और फिर उसके 28 दिन बाद अपन नहीं करेंगे तो इसके कारण करीब 3 से 4 माह तक
वह व्यक्ति रक्तदान नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सब लोग इस बात के लिए आपसे निवेदन है कि आप जनता को यह अवगत कराएं कि रक्तदान, पहले रक्तदान फिर टीकाकरण या वैक्सीनेशन कराएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हम इस महामारी, इस संकट काल के अंदर अपन इससे भी लड़ पाएंगे। और जो रक्तदान महादान एक अपना सदियों से और हमेशा ये चला आ रहा है, वो सार्थक भी होगा कि हम लोगों की जान बचा पाएंगे। और इसके अलावा भी इस टाइम जो रक्तदान है वो रक्तदान इस टाइम करके हम एक आत्मिक सुख को प्राप्त करेंगे कि हम लोगों की अपनी आवश्यकता के अनुसार जान बचा पा रहे हैं। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर रवि दारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि दारा, थोड़ा ये बताइए सर, ये समझाने की कोशिश कीजिए, टीकाकरण करवाने से कितने दिनों पहले तक रक्तदान किया जा सकता है या फिर रक्तदान करने के तुरंत बाद भी टीकाकरण करवा सकते हैं? डॉक्टर एस अग्रवाल ने बताया सेकेंड डोज लेने के 28 दिनों के बाद आप रक्तदान करें। अगर पहले कोई करना चाहे तो कितने दिन पहले ये रक्तदान किया जा सकता है सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। एक दिन पहले भी आप रक्तदान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि रक्तदान करने से कोई आपको तकलीफ नहीं होती, कोई आपको वीकनेस नहीं होता है। तो और डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे बताया, बिल्कुल आप एक बार टीका लगा लिया आपने तो 28 दिन मिनिमम गैप है, लेकिन 28 दिन की गैप आपको नेक्स्ट टीके के लिए भी है। अगर आपने नेक्स्ट टीका लगा लिया सेकंड डोज तो फिर 28 दिन की गैप है। तो इट मींस 2 महीने की गैप तो क्लियर कट मिनिमम हो ही गई आपके लिए। तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आप वैक्सीनेशन करने के पहले, टीकाकरण करने के पहले डोनेट कर लें, भले 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पहले, इट विल बी गुड फॉर ऑल। ठीक है सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरज भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। धीरज जी, हाँ, डॉक्टर अग्रवाल कुछ कह रहे हैं आप? रक्तदान करके टीकाकरण करवा सकता है। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है। रक्तदान करके हम आराम से टीकाकरण करवा सकते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं फिर से आपके पास। धीरज जी, सर क्या आपको लगता है, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या लॉकडाउन ही आखिरी उपाय बचता है? क्योंकि इन दिनों जो दुर्घटनाएं होंगी, लोग देखिए अस्पताल जाने से डर रहे हैं, रक्तदान में कमी आ रही है, और जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उन लोगों को रक्त की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। क्या ये माना जाए कि पिछली बार की तरह लॉकडाउन ही आखिरी उपाय बचता है? लॉकडाउन लगेगा, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, तो फिर रक्त की भी जरूरत, आवश्यकता कम पड़ेगी। नहीं, देखिए, ये कोई अंतिम विकल्प नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होगा। अभी इम्पोर्टेंट बात, जिस विषय की बात कर रहे हैं, मेरा अगर इजाजत हो तो मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा। डॉक्टर एस अग्रवाल हैं, डॉक्टर दारा हैं, कि रक्तदान मैं बिल्कुल इसको प्रमोट करना चाहूंगा कि रक्तदान करें, लेकिन वेरी जुडिशियसली। पिछले बार के लॉकडाउन में हमने देखा था कुछ, जब, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है कि हेल्थ को कवर करते रहना, कि बहुत सारी यूनिट्स बेकार चली गई। जिस वक्त लॉकडाउन लगा रहता है या आज की तारीख में जब कोविड के मरीज ज्यादा हैं, तो जो सेलेक्टिव सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरीज हैं, वो बहुत कम हो गई हैं, दूसरे पेशेंट बहुत कम हो गए हैं। ये अलग बात है कि थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ब्लड बॉर्न डिजीज जिनकी है, ब्लड डिजीज है, उनको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ज्यादा हमको पड़ती थी हॉस्पिटल्स में जरूरत, वो है आपके कार्डियक सर्जरीज हैं, उसमें ब्लड की जरूरत पड़ रही थी। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब 32 से 35 दिन, 35 और 45 दिन के अंदर जो डोनेट किया हुआ ब्लड है वो खराब हो जाता है, आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसी दौर में बहुत सारे इतना ब्लड इकट्ठा कर लिया जाए कि वो डिस्कार्ड करना पड़े। तो वेरी जुडिशियसली, जहां जरूरत हो, जितना लिमिटेड हो, जिनके लिए जरूरत हो, उस नजरिए को ध्यान में रख के रक्तदान करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे समझ में आती है एक जर्नलिस्ट होने के नाते, 1 तारीख से टीकाकरण शुरू होगा। राजस्थान में 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 से 45 के बीच में आते हैं। तो एक ही दिन में 18 से 45 के बीच में आने वाले 3.5 करोड़ जो जनसंख्या है, उनको टीकाकरण नहीं हो जाएगा। तो जो टीकाकरण होगा वो धीरे धीरे फेजेस में आगे चलता हुआ होगा, और 28 दिन में भी नहीं है कि 3.5 करोड़
बिल्कुल कवर हो जाएंगे। लिहाजा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि डोनर की कमी पड़ने वाली है। हाँ, जुडिशियसली कराया जाए, और जो भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर कोई मरीज आया है, माफ कीजिएगा, ठीक है, टीकाकरण की बात बताया डॉक्टर, सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान से वैसे भी लोग डरते रहे हैं। हाँ, समस्या ये भी है ना, लोग अस्पताल जाने से भी डर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें अब जिसका मरीज होगा ना, वो उस आदमी को हमें समझाना पड़ेगा कि आपके मरीज की जान खतरे में और आपको ब्लड देना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टोर्ड ब्लड है और आपको मिल जाएगा और फिर आप दोबारा रिप्लेस कराएंगे। कई बार डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का पूरा इन्होंने सब कुछ, इनका ब्लड बैंक भी है, हॉस्पिटल भी है, तो डॉक्टर साहब समझते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम वो रिप्लेसमेंट में ब्लड ना दें और खरीद के ले जाएं। ऐसा नहीं, अगर डॉक्टर कहे कि आपको देना ही पड़ेगा तो बराबर से रिप्लेसमेंट मिलता रहेगा और कमी आएगी नहीं। मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन लोगों को इसमें मोटिवेट, जागरूक होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पे आगे चल के कमी आ सकती है। डॉक्टर अग्रवाल, आप ब्लड बैंक भी काफी सालों से संचालित कर रहे हैं। इन दिनों किस तरह की वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? क्या लोगों के आने की संख्या में, जो पहले लोग आपके पास आते थे, उसमें कमी, बढ़ोतरी क्या नजर आ रहा है सर आपको? बोलिए सर। रिप्लेसमेंट ब्लड जो है वो केवल उन्हीं का हो सकता है जो कि अपने मरीज हों, लेकिन जहां रेगुलर अपने को ब्लड नियमित रूप से आवश्यकता होती है, और वो नियमित रूप से आवश्यकता होती है थैलेसीमिया, ब्लड बोर्न डिजीज, कैंसर के पेशेंट्स, और जो किसी भी तरीके से ब्लड बोर्न डिजीज के लिए पेशेंट्स हैं, उनको अपन को रेगुलर नियमित रूप से ब्लड की आवश्यकता होती है। उनके लिए अपने पास रिप्लेसमेंट ब्लड नहीं आ सकता है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि 18 से 45 बरस की उम्र के लोग बाग अगर कंटिन्यूअस ब्लड देते रहेंगे, अपन ने एक रोज में ब्लड मांग रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि वो ब्लड टीकाकरण से पहले देने के लिए आ जाए। अपन ये जानते हैं कि ये जो टीकाकरण वो जहां पर करा रहा है, पूरे गांवों में सीएससी पे, पीएससी पे, उन पे वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो सकते हैं। आज वो जो व्यक्ति है वो टीकाकरण कराने में जहां आसपास ब्लड बैंक होगा वहीं वो रक्तदान करने के लिए जाएगा। इसलिए अपन ने 3.5 करोड़ तो कर लिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ लोग हैं और उसके अंदर से करीब 65 करोड़ लोग बाग ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ कितने लोग बाग रक्तदान करते हैं? आज अगर 3 करोड़ लोगों के अंदर कितने लोग बाग रक्तदान करेंगे जो वैक्सीनेशन से पहले, और वो भी नियमित रूप से करते रहेंगे और सने करते रहेंगे, तो ये लगातार 3 महीने तक अपन दे पाएंगे और लगातार उसका कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे। रही बात की वेस्टेज की, मेरे को ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है कि पिछली बार लॉकडाउन के टाइम के अंदर कोई वेस्टेज हुई हो, बल्कि लॉकडाउन के पश्चात जिस प्रकार से ब्लड की आवश्यकता हुई वो ब्लड मिला नहीं था। लोग बागों को रिप्लेसमेंट के लिए पैनिक रहते थे और ब्लड उनको जब करवाना पड़ता था और वो ब्लड के लिए आते थे। सरकार को हमने लिख के दिया था, जब भी धारा 144 के अंदर ब्लड के जो कैंप्स हैं या जो ब्लड बैंक के अंदर आने के लिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया था, नहीं तो सारे ब्लड बैंक के अंदर रक्त का कोई किसी प्रकार भी स्टोरेज नहीं था। ठीक है डॉक्टर रवि, अमेरिकी संस्था है सर FDA, उसने वैक्सीन के तुरंत बाद ब्लड डोनेशन की अनुमति दे दी है। क्या दिया जा सकता है ब्लड वैक्सीन के तुरंत बाद, या फिर कुछ इंतजार करना 28 दिन जैसा बता रहे हैं डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, वो कंपलसरी है? इसलिए मेरी FDA AABB करके जो अमेरिका की संस्था है, उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वैक्सीनेशन के बाद आप तुरंत ब्लड दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र की SBTC ने भी हमारे NBTC को लिखा है कि क्या अमेरिका की गाइडलाइंस हम फॉलो कर सकते हैं क्या, लेकिन हमारे टेक्निकल रिसोर्स पर्सन की अभी इस पे मीटिंग होना बाकी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। ठीक है
ये और बताइए वैसे डॉक्टर। अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती जी। है और जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं इनएक्टिवेट करके जो दी जाती हैं, हाँ। उनमें ये 14 दिन या 7 दिन या 28 दिन की गैप दी जाती है ब्लड डोनेशन के लिए। कि उसमें क्या होता है कि अगर कोई मात्रा में छोटा मोटा वायरस अगर ब्लड में आ जाता है हाँ। और वो ब्लड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को जाता है तो वहां प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। कि देखिए अभी तक कोविड में ये चीज देखी नहीं गई है तो कहना बड़ा मुश्किल है इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, अमेरिका ने ये गाइडलाइंस क्लियर कर दी है कि जो हमारी वैक्सीन है, ये कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनिका की है ऑक्सफोर्ड वाली, उनके बाद भी आप डायरेक्ट डोनेशन कर सकते हैं और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट डोनेशन। उन्होंने वेटिंग पीरियड के लिए मना कर दिया है। ठीक है। अब ये कॉल हमारी एनपीटीसी का है कि वो इस पे क्या जवाब देती है और क्या गाइडलाइंस आती हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी एक मैं सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी यही रूल्स, यही नियम फॉलो करने होंगे? जी हाँ सर, वैक्सीनेशन के रिलेटेड प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी सेम है कि आपने अगर जैसे प्लाज्मा डोनेशन के लिए रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा डोनेट वो कर सकता है रक्तदाता कि जो कोविड रिकवर्ड हो चुका है। हाँ। और उसको 28 दिन हो चुके हैं, उनके सिम्टम्स फ्री हो हुए हैं और उनमें एंटीबॉडीज आ रही हैं। अगर उन्होंने इसके बाद वैक्सीन ले ली है तो वैक्सीन के बाद भी आपको 28 दिन की गैप देनी ही देनी है आपने। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल। हाँ, और कोई भी प्लाज्मा डोनर जिसने सिर्फ वैक्सीन ली है, वो रिकवर्ड नहीं है, वो डोनेट नहीं कर सकता। क्योंकि हमें जो प्लाज्मा चाहिए वो रिकवर्ड डोनर का चाहिए। इसका नाम है कन्वलेसेंट प्लाज्मा, मतलब ठीक हुआ पेशेंट, तो हमें वो डोनर बनता है। हमें वैक्सीनेटेड प्लाज्मा नहीं चाहिए। हमें जो इफेक्टिवनेस दिखता है प्लाज्मा का वो कन्वलेसेंट प्लाज्मा से दिखता है। रिकवर्ड वाले रक्तदाता से ही फायदा पड़ता है, वैक्सीनेटेड वाले से इतना फायदा शायद ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। ठीक है सर। डॉक्टर अग्रवाल, वैक्सीनेशन का 28 दिन बाद आपको रक्तदान करना है, लेकिन जो लोग पहले करते हैं, क्या किसी तरह की रक्तदान के बाद वो वैक्सीनेट करवाते हैं खुद को, तो शरीर में किसी तरह का कोई असर, कोई प्रभाव दिखाई देगा उसके? ये सिर्फ ये भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये सिर्फ ये भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे पास सवाल पूरा का पूरा मेरे अभी तक आवाज भी नहीं आया था, अब मेरे आपकी आवाज आ रही है। हाँ। कृपया मेरे से सवाल दोबारा बात कर ले। हाँ डॉक्टर अग्रवाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो। हाँ डॉक्टर अग्रवाल, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? हाँ अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि वैक्सीनेशन से ठीक पहले जो लोग रक्तदान करते हैं, ये उनकी भ्रांति दूर करने के लिए मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो लोग वैक्सीनेशन से ठीक पहले रक्तदान करते हैं, क्या उनके शरीर में किसी तरह के कुछ बदलाव या कुछ असर दिखाई देंगे वैक्सीनेशन के बाद? वैक्सीनेशन से ठीक पहले रक्तदान करते हैं, क्या उनके शरीर में किसी तरह किसी भी तरीके का रक्तदान करने से वैक्सीनेशन का उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और अगर वो रक्तदान कर देंगे तो वैक्सीनेशन का किसी भी प्रकार का प्रभाव उसके शरीर के ऊपर, व्यक्ति के शरीर के ऊपर, रक्तदाता के शरीर के ऊपर नहीं होगा। यह देख भी लिया है और इसको हमारे ब्लड बैंक के अंदर हमने बहुत से लोगों का वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान करवाया है। 1 रोज पहले भी, 2 रोज पहले भी, 5 रोज पहले भी, और वह सब किसी भी प्रकार की उन्होंने परेशानी या किसी भी प्रकार के इफेक्ट उनके किसी नोटिस में नहीं आए हैं। ठीक है। धीरज जी, रक्तदान को लेकर, कोरोना काल में रक्तदान को लेकर अब तक कोई बहस, कोई चर्चा नहीं हो रही है सर। मुझे ये बताइए सर, क्या लोगों को जागरूक, लेकिन लोग जानते हैं, एक डर भी है उनके अंदर, क्या उन्हें जागरूक करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, या कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि लोग पहुंचे, ब्लड बैंक जाएं, अस्पताल जाएं, रक्तदान करें? देखिए, बिल्कुल
सुमित, ये एक तो क्या है एंड पॉइंट जहाँ पे आप मरीज को लेके जाते हैं और जब कहा जाता है कि आपके मरीज को ज़रूरत है ब्लड की, रक्त की, उस वक्त वहाँ पे बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा परिजनों को और उनके सगे संबंधियों को कि देखिए अगर आप ब्लड नहीं दे पाएंगे तो बाहर से कहीं से ब्लड नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप डर रहे हैं वैसे ही दूसरे लोग भी डरेंगे, हॉस्पिटल आके आपके मरीज को कोई ब्लड नहीं देगा, और अगर आज आप स्वयं देंगे तो कोई दूसरा भी आ सकता है। एक मोटिवेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन सुमित, मैं एक डॉक्टर रवि से एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। जैसे वो अभी बोल रहे थे कि जो व्यक्ति पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है उसका प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है, एंटीबॉडीज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीच में आवाज चली गई थी, ऐसा ही है डॉक्टर रवि? जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया वही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है सर। सर आपको मेरी आवाज आई? जी हाँ, जी हाँ, जो पॉजिटिव हो चुका है और वो निगेटिव हो गया वही बिल्कुल आ रही है। मैं ये मेरा बिल्कुल, तो मेरा मानना यह है कि जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगी और अगर आपको लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड में कारगर हो रही है, तो जितना वैक्सीनेशन का रेशियो बढ़ जाएगा तो वैक्सीनेटेड होने वाले, वैक्सीन लगने वाले लोग फिर प्लाज्मा नहीं दे पाएंगे। मैं थोड़ा सा सुन पाया था, बीच में फोन कट गया था। तो आने वाले वक्त में हो सकता है शायद प्लाज्मा की कमी ज्यादा हो जाए, ब्लड की कमी कम रह जाए। कहीं ऐसा होने की संभावना नजर आती है आपको? डॉक्टर रवि? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं। देखिए, जिस हिसाब से अभी कोविड चल रहा है, अप्रैल में इतने सारे पॉजिटिव आ चुके हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास डोनर्स इसके बाद ज्यादा मिलेंगे हमें। क्योंकि अभी कोविड सारे रिकवर हो जाएंगे, अप्रैल में जो भी रिकवर होंगे दे विल बी ऑल डोनर, ये सारे डोनर बन जाएंगे हमारे पास अगले महीने में। तो अगर ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो फिर 28 दिन की गैप आएगी, वैक्सीन के पहले प्लाज्मा डोनेट कर लेंगे तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर अग्रवाल, मुझे ये और बताइए सर। मैं चाह रहा हूं वैक्सीनेटेड लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं। हाँ, ये जवाब दिया था डॉक्टर रवि ने पहले सर। वही कहना चाह रहा हूं सर, अगर वैक्सीनेटेड हो गए बहुत सारे लोग आपके पास। हाँ हाँ जी, तो इसीलिए आने वाले वक्त में प्लाज्मा। खैर जी सर। डॉक्टर अग्रवाल, कंफ्यूजन दूर करता हूं। आप डॉक्टर अग्रवाल से कुछ पूछ रहे थे सुनो। हाँ डॉक्टर अग्रवाल सर, एक सवाल और जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। क्या वैक्सीन के बाद कुछ लोग हैं धूम्रपान के शौकीन हैं, शराब के शौकीन हैं, क्या वैक्सीन के बाद ये चीजें उन्हें कंटिन्यू रखनी चाहिए सर, या कुछ परहेज भी रखने चाहिए? देखिए, अपन कोई भी चीज वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, कोई चीज अपने इंजेक्ट करवा रहे हैं, इसके अंदर अपन परहेज रखेंगे तो अपने को नुकसान नहीं होगा। और अगर अपन परहेज नहीं रखेंगे, रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर परहेज नहीं रखेंगे तो नुकसान होने का डर है। ठीक है सर। एक सवाल और था डॉक्टर रवि, मैं शायद बीच में रुक गया था उस वक्त। कुछ महिलाओं की तरफ से सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि आप एक बार जानने की कोशिश कीजिएगा, पीरियड्स के दौरान क्या वैक्सीन ली जा सकती है सर? सर मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी कोई वो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसे कोई मना नहीं करी है कि पीरियड्स की टाइम पे आप वैक्सीन नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं उस पर। ठीक है। पर हाँ, जो साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के देखे जा रहे हैं उसमें आपको वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप पीरियड्स के बाद लें, क्योंकि आपको वीकनेस जो वैक्सीन के बाद कॉमनली देखी जा रही है, इट्स वन ऑफ द साइड इफेक्ट कि वीकनेस आ रही है, किसी किसी को फीवर भी आ रहा है, किसी किसी को हेडेक भी हो रहा है वैक्सीन से, तो वो उसमें साथ में जो वीकनेस पीरियड्स में आते हैं वो ऐड हो जाएगी। तो आप इसलिए पीरियड के बाद करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको वीकनेस कम फील होगी। ठीक है। धीरज जी, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं आपसे, तो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आंकड़ा क्या कहता है सर? यहाँ कंटिन्यू ब्लड डोनेट हो रहा है इस वक्त कोरोना काल में? क्या ब्लड डोनेशन में कमी आई है? कितनी जरूरत है अभी राजस्थान की अगर बात करें तो सर?
देखिए, राजस्थान के अगर ब्लड बैंक में आप सामान्य तौर पे देखेंगे तो ब्लड बहुत जल्दी से देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ अभी मेरी एक बात हो रही थी, किसी कॉलोनी में ब्लड डोनेशन के लिए गए थे और ब्लड डोनेट करने के लिए कहा गया लोगों से, लेकिन उन्होंने डोनेट नहीं किया, वो बाहर नहीं आए डर के मारे। तो जाहिर तौर पे कमी तो आ ही रही है और एसएमएस में ब्लड की बहुत कमी हो गई है। जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ जो स्टोर्ड ब्लड था वो कम हुआ है, और आने वाले टाइम में जाहिर है कि अगर ब्लड नहीं देंगे तो कमी आएगी, ये तय है। लेकिन हमें जुडिशियसली ब्लड लेना हो, क्योंकि अगर हमारे पास रूटीन सर्जरीज नहीं है, रूटीनली ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, तो अगर ज्यादा भर दिया गया ब्लड तो वो भी 32 से 35 दिन बाद जो एक स्टोरेज की मियाद है उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो लोग इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, सुमित, मोटिवेट करें और बहुत सोच समझ के ब्लड का डोनेशन लें इस समय, क्योंकि मरीज ज्यादा कोविड के हैं। ब्लड वाले जितने डॉक्टर साहब भी समझ पा रहे हैं, डॉक्टर एस अग्रवाल बैठे, डॉक्टर रवि हैं, शायद सहमत होंगे कि दूसरी चीजों के जितने ब्लड दूसरे समय में, नॉर्मल समय में जो ब्लड की जरूरत थी वो इस वक्त नहीं पड़ रही है। डॉक्टर अग्रवाल, मेरे पास सिर्फ अब 1 मिनट और बचा है। आखिरी सवाल सर मैं आपसे ले रहा हूँ। एक सवाल और पूछा गया है मुझसे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या फिर जिनके अभी नवजात हो, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, क्या वो लोग वैक्सीन ले सकती हैं सर? अभी उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। अभी उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया है, गर्भवती महिलाएं भी और अपने नव बच्चों को भी, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिया गया है और प्रेगनेंसी और इसके अंदर अभी वो कंट्राइंडिकेटेड है। जी ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर आप तीनों का, डॉक्टर रवि दारा, धीरज जी और डॉक्टर एस अग्रवाल, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो वैक्सीन से पहले रक्तदान करें और वैक्सीन लेने के 28 दिन बाद, दूसरी डोज लेने के 28 दिन बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डर, किसी तरह की शंका की जरूरत नहीं है, कोई सवाल नहीं है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।